अब पढ़ना हुआ और भी आसान। स्टडी यार लेकर आ गया है आपका समाधान। क्या आपने सब्सक्राइब किया? आज ही सब्सक्राइब करें इस यूट्यूब चैनल स्टडी हीरा को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको लेटेस्ट वीडियो यहीं पे मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी एरा पे। पहले हमने 2 लेक्चर फिजिक्स के दे दिए हैं। आज हमारा ये पार्ट 3 है इलेक्ट्रिसिटी का। सो टुडे वी विल प्रोसीड, हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने ओम्स लॉ ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस तक देख लिया था। टुडे वी विल मूव फॉरवर्ड। तो सबसे पहले आइए देखते हैं रियोस्टेट क्या होता है। रियोस्टेट क्या होता है? रियोस्टेट क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस is a component. Variable resistance is a component used to regulate current without changing the source voltage. Without changing the source voltage. What does it means? It means that rheostat is nothing but a variable resistance. Variable resistance means what? जिसकी वैल्यू को हम बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। तो उसमें क्या होता है, जब रेजिस्टेंस को हम बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो उसमें हम लोग करंट को रेगुलेट करते हैं। हम लोग किसी और चीज को नहीं, करंट को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, करंट रेगुलेट होता है। अगर हम लोग रेजिस्टेंस के वैल्यू को बढ़ाते हैं तो करंट का फ्लो कम होगा। अगर रेजिस्टेंस के वैल्यू को अगर हम बढ़ाते हैं तो करंट क्या हो जाएगा? करंट हमारा डिक्रीज करेगा, करंट का फ्लो डिक्रीज करेगा। अगर रेजिस्टेंस के वैल्यू को हम डिक्रीज करते हैं तो करंट जो फ्लो करेगा वो इंक्रीज करेगा। यही मतलब है, यही लिखा हुआ है कि वेरिएबल रेजिस्टेंस मीन्स दैट कि हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड, हमें जिस तरह की जरूरत होगी। और रेगुलेट यहाँ पे लिखा हुआ है कि करंट को रेगुलेट करता है। इट मीन्स रियोस्टेट जो है एक रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस है जो क्या काम करता है? करंट को रेगुलेट करता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इसे नोट कर सकते हैं तो आप नोट कर लीजिए। आगे हम लोग चलते हैं फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। हम लोग आगे चलते हैं फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती है। ठीक है, तो पहला जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ द मटेरियल के। जो भी मटेरियल होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि अगर कोई भी मटेरियल का लेंथ अगर चेंज होगा, या तो बढ़ेगा या घटेगा, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा, वो डिपेंड करेगा। तो इसलिए किस पे डिपेंड कर रहा है? तो लेंथ ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू। दूसरा में है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। यहाँ पे एरिया जो मटेरियल है उसके एरिया पे भी रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड कर रही है। अगर एरिया बढ़ता है, एरिया बढ़ेगा, इट मींस न्यूमरेटर का वैल्यू क्या होगा? कम होगा। जब कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस भी ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं थर्ड में रेजिस्टेंस का वैल्यू हमारा किस पे डिपेंड करता है। तो इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। और चौथा जो है वो है नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करेगा। तो ये चार जो पॉइंट्स है उस पे हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू डिपेंड करता है।
अब सबसे पहले एक चीज देख लेते हैं यहाँ पे, इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को हम लोग कंबाइन करके, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन मान ले और इसको सेकेंड इक्वेशन मान ले, तो इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके वी आर गोइंग टू गेट ए न्यू इक्वेशन। ठीक है, मैं इसे मिटाता हूं। फर्स्ट एंड सेकेंड से हमें एक तीसरा इक्वेशन मिलेगा आर, ये डायरेक्टली ये प्रोपोर्शनल का साइन है। ठीक है, तो जब ये हटता है तो इक्वल टू आ जाएगा और एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो रो, ठीक है ना, रो L बाई ए। ये जो फॉर्मूला है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ये क्या है, इसे हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं या रेसिस्टिविटी भी बोलते हैं, रेसिस्टिविटी भी बोलते हैं। ठीक है, दिस इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी भी इसे बोलते हैं। अब हम आ जाते हैं कि रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, उसको देख लेते हैं। रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, तो इसे एज ए पॉइंट हम लोग याद कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही मैं इसे लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरह मैं लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, सबसे पहली बात कि SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर। SI यूनिट जो है रेसिस्टिविटी का वो क्या है, ओम मीटर है, जबकि रेजिस्टेंस का ओम है। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग आ जाते हैं रेसिस्टिविटी does not vary with the change in length and area of does not vary with the change in length and area of cross section of material। लेकिन रेसिस्टिविटी जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। और सिर्फ रेसिस्टिविटी भी ही डिपेंड नहीं करता है, बल्कि रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वेरी करता है टेम्परेचर पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि रेंज ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ मेटल एंड एलॉय इज 10 to the power -12 to 10 to the power -7 ओम मीटर। ठीक है, 10 to the power -12, सॉरी यहाँ पे 10 to the power -8 to -6 ओम मीटर। ये रेजिस्टिविटी है, ये रेसिस्टिविटी है किसकी, मेटल की और एलॉय की। ये रेंज वैल्यू है, इसी के बीच में मेटल और एलॉय का रेजिस्टिविटी होता है। ठीक है, इसी के बीच में होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप इसका स्क्रीनशॉट, इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन टेक। अब नेक्स्ट में हम लोग आ जाते हैं रेंज ऑफ रेसिस्टिविटी। पांचवा पॉइंट है रेंज ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर। अब इंसुलेटर की बात कर लेते हैं। रेंज ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर इज व्हाट इज 10 to the power 12 to 10 to the power 17 ओम मीटर। ये रेसिस्टिविटी का ये इंसुलेटर का रेसिस्टिविटी है। दिस इज द रेसिस्टिविटी ऑफ व्हाट, इंसुलेटर। ये रेंज है। अगर हमें फॉर्मूला हमें याद है, R = ρL/A। ये फॉर्मूला है। क्या होगा, न्यूमेरिकल में हमें एरिया दे दिया जाएगा, लेंथ दे दिया जाएगा और रेसिस्टिविटी दे विल गिव। तो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट में हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट में अगर हम लोग देख ले तो एलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज विथ
readily at high temperature, so they are commonly used in what? In electrical heating devices. Example I will give: electrical heater या फिर टोस्टर, ब्रेड टोस्टर जो होता है, ब्रेड टोस्टर, या इलेक्ट्रिकल आयरन जो हम लोग अपने कपड़े को जो प्रेस करते हैं, इलेक्ट्रिकल आयरन, ठीक है। तो इसमें ये क्या है कि एलॉयज, ये जो लिखा हुआ है कि एलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज रेडली एट हाई टेम्परेचर, इसका मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडाइज मतलब यहाँ पे क्या हो गया? ऑक्सीडाइज मतलब यहाँ पे हो गया बर्न, ठीक है, बर्न हो गया। ऑक्सीडाइज का मतलब हो जाता है यहाँ पे बर्न, ठीक है। मतलब एलॉय जो होता है वो हाई टेम्परेचर पे बर्न नहीं करता है, इसीलिए आप देखेंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल आयरन होता है उसमें एलॉय ही यूज किया जाता है, कुछ इस तरह का रड यूज किया जाता है, जिसके कारण वो जल्दी बर्न नहीं होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट में हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट में आते हैं कॉपर एंड अल्युमिनियम जो मेटल है, कॉपर एंड अल्युमिनियम, जो भी पॉइंट्स हो, कॉपर एंड अल्युमिनियम आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन। कॉपर एंड अल्युमिनियम जो होता है वो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है लाइंस, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस एज दे हैव लो रेजिस्टिविटी एज दे हैव लो रेसिस्टिविटी। जो भी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज किया जाता है वो मेनली कॉपर एंड अल्युमिनियम ही यूज किया जाता है, ठीक है। सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हम लोग देख लेते हैं सीरीज रेजिस्टेंस एंड पैरेलल रेजिस्टेंस। सीरीज रेजिस्टेंस एंड पैरेलल रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी का सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, ज्यादातर न्यूमेरिकल यहीं से पूछे जाते हैं, मोस्टली ज्यादातर। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि जो रेजिस्टेंस का जो कनेक्शन होता है, कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टर्स का कनेक्शंस होता है, रेजिस्टर्स का जो कनेक्शंस होता है, ठीक है, वो दो तरह से होता है। एक हमारा सीरीज कनेक्शन होता है, और दूसरा हमारा पैरेलल कनेक्शन होता है। एक सीरीज कनेक्शन होता है और दूसरा पैरेलल कनेक्शन होता है, ठीक है। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, इसमें हम लोग देख लेते हैं कि when two or more resistors are connected end to end, then it is series connection होगा। एंड टू एंड, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट एंड टू एंड का जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है। जब भी एंड टू एंड कनेक्शन होगा किसी भी रेजिस्टर्स का, तो हमारा वो सीरीज कनेक्शन कहलाएगा, ठीक है, सीरीज कनेक्शन कहलाएगा, ठीक है। पैरेलल रेजिस्टेंस अभी थोड़ी देर बाद हम लोग समझेंगे, वो सीरीज कनेक्शन कहलाएगा। हम लोग इसे सर्किट डायग्राम से समझ लेते हैं। सीरीज रेजिस्टेंस को हम लोग सर्किट डायग्राम से समझ लेते हैं। सीरीज कनेक्शन, सीरीज रेजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज, रेजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है देन यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी प्रॉब्लम इन एनी ऑफ द न्यूमेरिकल। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एक इसकी सर्किट डायग्राम के थ्रू। सर्किट डायग्राम मेन है इसका कॉन्सेप्ट अगर आप सर्किट डायग्राम से समझ जाते हैं तो सबसे बड़ी बात होगी। इसे मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं सो दैट कि मैं कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू भी लिख सकूं, न्यूमेरिकल वैल्यू भी लिख सकूं। ठीक है, यहां पे मैंने एक सोर्स वोल्टेज कनेक्ट कर दिया है, ये सोर्स वोल्टेज है V है, यहां से हमारा एक करंट, यहां से हमारा करंट जा रहा है, दिस इज आवर R1, दिस इज आवर R2 एंड दिस इज आवर R3। यहां से मैंने एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया है, मुझे आई वांट टू नो कि यहाँ पे कितना वोल्टेज जा रहा है। ठीक है, तो डायरेक्ट इंड टू इंड कनेक्शन हम लोग कर देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से करंट निकल के वापस हमारा नेगेटिव टर्मिनल पे चला जाता है। और यहाँ पे अगर आप हमें जानना है कि हाउ मच करंट इज गोइंग ऑन, तो यहाँ से करंट के लिए हम लोग आमीटर भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो कनेक्शन है ये सीरीज कनेक्शन है। आप देख लीजिए कि इसमें जो रजिस्टर कनेक्टेड है, 3 रजिस्टर कनेक्टेड है, R1, R2, R3, और एक पॉइंट एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है। इंड टू इंड कनेक्शन है। सेकेंड जो रजिस्टर है वो रजिस्टर से ही कनेक्टेड है। इसको नोड मान लेते हैं अगर हम, और इसे पहला नोड मान लेते हैं, इसे दूसरा नोड मान लेते हैं। तो इसी दोनों नोड के बीच में तीनों रजिस्टर्स कनेक्टेड है। ठीक है, एंड टू एंड इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट में यहाँ पे देख लेते हैं, जब हम लोग इसमें क्या होता है, सीरीज कनेक्शन में क्या होता है कि वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, और इसको हम लोग बोल सकते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप्स एट इंडिविजुअल, थोड़ा मैं इसका साइज बड़ा कर देता हूं सो दैट यू एबल टू सी। वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, और ऑल्सो वी कैन से कि वोल्टेज ड्रॉप्स एट इंडिविजुअल रजिस्टर। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है, ये पहला पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है। पहले पॉइंट में क्या है, वोल्टेज ड्रॉप्स एट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वोल्टेज ड्रॉप करता है। हर रजिस्टर के पास जितना रजिस्टर होगा उतना वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो R1 के पास हमारा वोल्टेज ड्रॉप V1 हो रहा है, R2 के पास V2 हो रहा है, और R3 के पास V3 वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। दूसरी बात क्या है, इसमें टोटल वोल्टेज जो होगा सम ऑफ इंडिविजुअल वोल्टेज होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि टोटल वोल्टेज क्या है, टोटल वोल्टेज सोर्स वोल्टेज है V है, और इंडिविजुअल वोल्टेज सम मतलब जोड़ होगा, इंडिविजुअल वोल्टेज मींस इंडिविजुअल हर का सम, तो V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, इसे याद रखेंगे, अभी इसका काम है हम लोगों को। ठीक है, मैं इसे फिर रब करता हूं। ठीक है, नेक्स्ट में यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है, सीरीज कनेक्शन में क्या होता है। सीरीज कनेक्शन थर्ड पॉइंट हो जाएगा कि सीरीज कनेक्शन में करंट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, जो मेन करंट हमारा I होता है वही पूरा फ्लो करता है, इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। करंट सिंगल, एक ही करंट जो है सभी रजिस्टर्स में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ओम्स लॉ हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट रजिस्टर के क्रॉस अगर हम चले, तो व्हाट वी विल राइट, V1 इज इक्वल टू IR1। ठीक है, सेकेंड रजिस्टर्स के क्रॉस अगर हम चले सेम टू सेम, तो V2 इज इक्वल टू IR2। अगर हम थर्ड रजिस्टर के क्रॉस चलते हैं तो V3 इज इक्वल टू IR3। अब मैंने क्या पढ़ा है, व्हाट वी हैव सीन, इससे थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे कि टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल वोल्टेज।
ठीक है, तो टोटल वोल्टेज कैसे निकलेगा? टोटल वोल्टेज हमारा निकल जाएगा V1 इन प्लेस ऑफ V1 V2 V3 वी विल राइट दीज 3, तो क्या हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 और V ओम्स लॉ से हम लोग क्या जानते हैं IR, इन सभी में I कॉमन ले सकते हैं तो R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, और यहाँ पे I विल गेट कैंसल्ड, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 और ये हमारा सीरीज रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। सीरीज टोटल रेजिस्टेंस इसी को बोलते हैं, टोटल रेजिस्टेंस इसको बोलेंगे, टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस हम लोग बोलेंगे इसको, टोटल रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ द, टोटल रेजिस्टेंस इज व्हाट, सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, तभी हमारा आ पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग आ जाते हैं पैरेलल रेजिस्टर्स में, ठीक है, पैरेलल रेजिस्टर में आ जाते हैं, पैरेलल रेजिस्टर्स में आ जाते हैं, रजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, रजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल में हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट में हम लोग आ जाते हैं रजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल, रजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, रजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब हम क्या करेंगे इसमें रजिस्टर्स को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। कैसे कनेक्ट करेंगे देखिए यहाँ पे, ये हमारा रजिस्टर हुआ, ये हमारा दूसरा रजिस्टर्स होगा और ये हमारा तीसरा रजिस्टर्स होगा, ठीक है। यहाँ से हमने एक सोर्स वोल्टेज कनेक्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ से करंट हमारा आई जाएगा, यहाँ पे भी हमने वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, इसको नोड 1 मान लेते हैं, इसको नोड 2 मान लेते हैं। यहाँ पे हमारा R1 रजिस्टर है, ये हमारा R2 है और ये हमारा R3 है, ठीक है। अब क्या होता है, ये सोर्स वोल्टेज भी है, इसमें क्या होता है, इसमें याद रखेंगे, इसमें भी कुछ पॉइंट्स याद रखेंगे कि इसमें वोल्टेज ड्रॉप जो होता है इंडिविजुअल रजिस्टर्स में नहीं होता है, वोल्टेज रिमेन्स सेम, ठीक है। इसमें क्या होता है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, करंट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि R1 रजिस्टर्स के पास जो जाएगा वो I1 करंट जाएगा, उसके पास क्या जाएगा I1 करंट जाएगा, ये बस मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। R2 के पास डिस्ट्रीब्यूट होके कौन सा जाएगा I2 जाएगा और R3 के पास कौन सा करंट होके जाएगा I3 जाएगा। तो ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पैरेलल और सीरीज कनेक्शन में डिफरेंस यही है कि इसमें पैरेलल में करंट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड व्हाइल वोल्टेज रिमेन्स सेम, वोल्टेज का कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू इसमें लिखते हैं और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम आ जाते हैं, क्या लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा V इज इक्वल टू, इस फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए लिखते हैं तो क्या लिखेंगे I1 R1 लिखेंगे, ठीक है। V इज इक्वल टू I2 R2 लिखेंगे, ठीक है। V इज इक्वल टू I3 R3 लिखेंगे, ठीक है। एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे जब करंट जो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उसके टर्म्स में लिखते हैं, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उसके टर्म्स में हमेशा लिखते हैं। पिछली बार वोल्टेज गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ था तो हमने वोल्टेज के टर्म्स में लिखा था, लेकिन इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो हम लोग करंट के टर्म में लिखेंगे, सॉरी इसके लिए। तो हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे R1 के पास कौन सा करंट होगा, R1 के पास I1 होगा, I1 हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, V इज इक्वल टू IR हो जाता है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाई R हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वोल्टेज तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, वोल्टेज सभी में सेम होगा और R का वैल्यू क्या है R1 है, ठीक है, R1 है। नेक्स्ट हम लोग I2 के लिए लिखते हैं तो क्या हो जाएगा V बाई R2, सेम ऊपर की तरह। जब I3 के लिए लिखते हैं तो क्या हो जाएगा V R3, ठीक है। और यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम लोग टोटल करंट निकालेंगे। टोटल करंट क्या हो जाता है, टोटल करंट इज इक्वल टू सम
सम ऑफ इंडिविजुअल करंट हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे कि जो पैरेलल जो केस होता है, पैरेलल रेजिस्टर का जो केस होता है उसमें करंट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और करंट के टर्म्स में हम लोग निकालते हैं, और जो टोटल करंट जो डिस्ट्रीब्यूट होता है उसी के टर्म्स में हम लोग निकालते भी हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, इसको यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसको यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू I1 के जगह पे क्या है, V/R1 है, प्लस V/R2 है और V/R3 है। ठीक है, V/R3 है। अब आ जाते हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है, V/R3 है। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं I इज इक्वल टू V को कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे 1/R1 हो जाएगा प्लस 1/R2 हो जाएगा, 1/R3 हो जाएगा। ठीक है, और I हम लोग क्या जानते हैं, मैंने पहले ही कहा था कि V इज इक्वल टू IR हो जाता है, तो I इज इक्वल टू V/R हो जाएगा, है ना। ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो V/R इज इक्वल टू V 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, V गेट्स कैंसिल्ड। ठीक है, V गेट्स कैंसिल्ड और यहाँ पे हमको क्या आ जाएगा, 1/R जो कि पैरेलल रेजिस्टेंस है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये जो आया हमारा, यही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया, यही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, या फिर इसे कह लीजिए टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस भी इसे बोल सकते हैं। तो अगर पूछा जाए कि इस सर्किट में व्हाट इज टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस हम लोग ऐसे ही निकालेंगे। 2-3 बार अगर आप मैथमेटिकल प्रॉब्लम को ऐसे ही सॉल्व करते हैं कॉपी पेन से, तो आपको पूरी तरह से ये याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, चीजों को समझने में परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो इसे सीरीज और पैरेलल कनेक्शन को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे ही सारे न्यूमेरिकल्स बेस्ड हैं। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा, इसे अच्छे से कॉपी पेन से प्रैक्टिस कर लीजिए 2-3-4 बार, आपको बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आ जाते हैं एक लास्ट टॉपिक पे, हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग क्या है। एक लास्ट टॉपिक है कि एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन। मैं यहाँ पे बड़ा बड़ा इसलिए लिख रहा हूं कि आपको अच्छे से दिखाई दे सके। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें जो एडवांटेज है, एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन का कुछ एडवांटेजेस है ओवर सीरीज कनेक्शन। ठीक है, तो क्या होता है कि इन सीरीज में क्या होता है कि जब कोई कंपोनेंट, एक कंपोनेंट फेल हो गया, तो हमारा पूरा सर्किट फेल हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको प्रेफर नहीं करते हैं, पैरेलल सर्किट को प्रेफर करते हैं, पैरेलल रेजिस्टेंस को प्रेफर करते हैं। जैसे हम देख लेते हैं, इसमें लिख लेते हैं कि if a component fails, whole circuit will not work or fail। कैसे अभी मैंने सीरीज रेजिस्टेंस में देखा, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, ये देख लीजिए, यहाँ से जो कनेक्शन है, ये बैटरी है, सोर्स, ये V वोल्टेज सोर्स है, R1 रजिस्टर है, R2 है और R3 है। मान के चलते हैं कि हमारा R2 जो है फेल कर गया है, किसी रीजन से R2 हमारा फेल कर गया। जब R2 फेल कर जाएगा, मान के चलते हैं कि R2 हमारा जल गया, ठीक है, बर्न कर गया। तो जब R2 बर्न कर गया, इट मीन्स यहाँ से कोई भी कनेक्शन पास नहीं होगा, ये कनेक्शन ब्रेक हो गया। जैसे ही ब्रेक हो जाएगा तो आगे का कनेक्शन होगा ही नहीं।
तो यही जो प्रॉब्लम है इसमें सीरीज में प्रॉब्लम है, जबकि पैरेलल में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। पैरेलल में अगर आप सर्किट आपको ध्यान में है तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से कनेक्शन हुआ था हमारा, कुछ इस तरह से कनेक्शन था हमारा, ठीक है, कुछ इस तरह से कनेक्शन था। R1 ये है, अगर ये फेल हो गया, ये जल गया तो कोई बात नहीं, हमारा R2 से कनेक्शन लगा हुआ है, R3 से कनेक्शन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का कुछ एडवांटेज है ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि टोटल रेजिस्टेंस जो होता है इन ए पैरेलल सर्किट इज डिक्रीज। दूसरा जो हम लोग लिखते हैं, दूसरा जो एडवांटेज है कि द टोटल रेजिस्टेंस इन ए पैरेलल इज डिक्रीज्ड। इसका मतलब क्या हुआ ना, इसका मतलब हुआ कि सीरीज कनेक्शन में ये जो सीरीज कनेक्शन है, ये सीरीज कनेक्शन है, इसमें R1 है, R2 है और R3 है। तो जब हम लोग इसको ऐड करते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस हम लोग क्या लिखते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 लिखते हैं। इसका मतलब अगर R की वैल्यू 10 है, अगर R2 की भी वैल्यू 10 है, सबकी वैल्यू 10 ले लेते हैं तो टोटल हमारा 30 ओम रजिस्टर हो गया, 30 ओम हो गया। लेकिन अगर पैरेलल में करते हैं तो पैरेलल में रेजिस्टेंस कम जाता है, ठीक है ना। इसीलिए हमारा एक ये एडवांटेज है कि जब टोटल रेजिस्टेंस हमारा पैरेलल में कम जाता है तो करंट अगर हमको ज्यादा फ्लो करवाना है तो हम लोग करवा सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि डिफरेंट एप्लायंसेस हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट। बहुत सारे एप्लायंसेस ऐसे होते हैं जिनको करंट चाहिए होता है या नहीं चाहिए होता है, तो हम लोग पैरेलल रेजिस्टेंस से पैरेलल कॉम्बिनेशन से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहेगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे देखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है और आगे जानेंगे चीज़ों को। और न्यूमेरिकल मैंने सोचा था कि कुछ न्यूमेरिकल इसमें सॉल्व करवाऊंगा, बट नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे और उसके बाद आगे देखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर करिए और हमें कमेंट कीजिए कि आपको हमारा लेक्चर कैसा लग रहा है, क्योंकि ये चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी 1-2 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट वी विल सी कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है। आप हमें बताइए कि कौन सा चैप्टर, कौन सा यूनिट हमें स्टार्ट करना है, सो दैट वी विल स्टार्ट दैट चैप्टर दैट यूनिट अकॉर्डिंग टू योर नीड, ठीक है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर अपना समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।